Hello dear students, in part 1 we have discussed about our environment, its resources, ecosystems and the component of ecosystems, biotic, abiotic, their interactions, and we also studied about food chain, food wave and various trophic levels. So before starting part 2, I would like to make a virtual tour of forest area. Imagine we all are standing over here. यहाँ पे हम खड़े हैं और अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील कर रहे हैं। क्या रीजन है कि फॉरेस्ट एरिया की एयर बहुत क्लीन है? आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वो तो अपने चंडीगढ़ शहर में भी हैं। और क्या रीजन है कि यहाँ पे जो रिवर फ्लो हो रही है इसका वाटर भी नीट एंड क्लीन है। इवन जितने एनिमल्स इसमें रह रहे हैं वो सब इसको यूज करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए भी करते हैं, बाथिंग के लिए भी कर रहे हैं और साथ में अपना वेस्ट भी जनरेट कर देते हैं। और जो लैंड है ऑफ कोर्स वो तो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। मीन्स एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को क्लीन करने की पावर है, उसका लाइव एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट को देख सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और इसमें हम जानेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में। नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। जो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उनको मैंने यहाँ कंसीडर किया है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफोरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओवर पॉपुलेशन, वेस्ट डिस्पोजल। आज ये वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं एंड सारी की सारी ये क्रिएट की गई है ह्यूमन एक्टिविटी से। पॉल्यूशन, आप सभी टाइप के पॉल्यूशन से फेमिलियर हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइस। ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ रही है। जो पॉल्यूटेड रिवर वाटर जब ओशन में पहुंचता है तो वहां पे एसिड कंटेंट बढ़ जाने से एसिडिफिकेशन हो जाती है और एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने से जो एक्वेटिक लाइफ है उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। डे बाय डे फॉरेस्ट की कटिंग से डिफोरेस्टेशन की सिचुएशन आ रही है और हार्मफुल केमिकल्स को यूज करने से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं होने से ओवर पॉपुलेशन की सिचुएशन हो रही है, जिससे रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वेस्ट भी ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होएगा और अब उसके डिस्पोजल की प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिल रही है। कुछ पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर मिनिमाइज करने के लिए, और ये हैं बच्चों रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज नई नई इन्वेंट की जाए, उनको यूज किया जाए, एनर्जी को कंजर्व किया जाए। को जनरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट हीटिंग जो चल रही है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे जो हीटिंग रीजन है उसको भी कहीं और यूटिलाइज किया जाए। एनर्जी स्टोरेज करने की टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट से, उनके नई नई इनोवेशन से, ऑल्टरनेटिव एनर्जी डायमेंशंस से और एनर्जी सोर्सेज की स्विचिंग से, जो यूज करना है उसी को ऑन रखें बाकी को ना रखें। मॉनिटरिंग ऑफ एनर्जी इंडिकेटर, उनको यूज करके भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। पॉलिसी इंटीग्रेशन, सोर्स रिसाइकलिंग एंड सेक्टोरल शिफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेलरेशन ऑफ फॉरेस्टेशन, कार्बन और फ्यूल टैक्सेस लगाकर मटेरियल सब्स्टिट्यूशन, promoting public transport, changing lifestyle, increasing public awareness, education and training और कोल क्लीनिंग टेक्नोलॉजीज। इन सारी रेमेडीज को यूज करके हम काफी हद तक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। अगर हम अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे आपसे पूछा जाए कि आप क्या कम कर सकते हो, तो जो भी घर में हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनकी क्वालिटी हमारी वजह से डिग्रेड ना होए, बस इसका ध्यान रखें। ओजोन डिप्लीशन मींस ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। कहाँ प्रेजेंट होती है ये?
हमारे एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से ये अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट का काम करती है। ठीक है, तो आइए जाने कि इसके जो मेजर कॉजेज हैं इसकी थिनिंग के। कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, फर्स्ट नंबर पे आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड दे आर रिलीज्ड बाय द सोलवेंट, स्प्रे, एरोसोल्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स। ये क्या करते हैं, सीएफसी रिलीज करते हैं। ये स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में ब्रेक होकर क्लोरीन एटम रिलीज करते हैं। ये क्लोरीन एटम ओजोन के साथ रिएक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। सेकेंड जो मेजर कॉज है दैट इज अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस, और ये सीएफसी से भी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं ओजोन लेयर के ऊपर। साइंटिस्टों ने कहा है कि अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो 2050 तक ये बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड आते हैं चिल्ड्रन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जैसे NO2, NO, N2O। ये भी हाईली रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, एज ये भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेचुरल कॉजेज में आते हैं सन स्पॉट, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स। हालांकि ये कम अमाउंट में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, 1 to 2% ही ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, लेकिन कर तो रहे हैं। हाँ, ज्यादा अमाउंट में वोल्केनिक इरप्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो ऑब्वियसली स्ट्रेटोस्फेयर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आएंगे, और अर्थ सरफेस पे आने पे हार्मफुल रेडिएशन है तो ये अपना हार्मफुल इफेक्ट ही लिविंग बींग्स के ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या इफेक्ट डालती हैं। बच्चों, ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। अगर मान लो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो कोई भी डिजीज हमें बहुत जल्दी हो सकती है। तो पहला एडवर्स इफेक्ट तो ये होगा। सेकेंड, अगर हम थोड़ी देर सन में धूप में खड़े हो गए तो स्किन पे ब्लैक कलर के पैचेस बन जाते हैं, उसको बोलते हैं सनबर्न होना। डायरेक्ट सनलाइट में खड़े रहने पे जो हमारी स्किन की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मल सेल्स होती हैं, उनमें सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड मैनर में होकर ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं, उनको बोलते हैं स्किन कैंसर। यानी यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर का कॉज भी बनती है। और डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आने पे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी देखने को मिली है, जहां पे हमारी आइरिस में वाइट स्पॉट बन जाता है। तो ये कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी यूवी रेडिएशंस की वजह से हो सकती है। क्विक एजिंग भी हो सकती है, यानी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ सकता है। ह्यूमन बीइंग के साथ साथ अदर एनिमल्स में भी इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं आई कैंसर हो गया है काऊ के अंदर, बफेलो में, इनमें आई कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर भी हो सकता है, जैसे इस डॉग की बॉडी पे आप ये छोटे छोटे पैचेस देख रहे हैं जहां से हेयर रिमूव हुए हुए हैं, यहाँ पे स्किन कैंसर हो गया है। ह्यूमन बीइंग में जैसे होता है वैसे एनिमल्स में भी हो जाता है। इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के जो मेजर कंपोनेंट हैं उनमें प्लांट्स आते हैं बच्चों। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ कम हो जाती है, फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती और फ्लावरिंग टाइम पे नहीं हो पाती है। तो यानी प्रोडक्शन भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। मारीन लाइफ के ऊपर भी यूवी रेडिएशंस का इफेक्ट देखने को मिलता है। फोटोप्लैंक्टन जो कि एक्वेटिक लाइफ के प्रोड्यूसर होते हैं, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जब एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर डिस्ट्रॉय हो गए तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स जो कि उससे फूड गेन करते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का ऑल टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। Our next topic is waste production and their solution. Waste means unwanted and unusable material.
कोई भी जिसका अब हमें यूज़ नहीं करना और उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अपने घरों से निकलने वाले वेस्ट को जनरली हम गार्बेज कहते हैं बच्चों, तो वो हम सिर्फ़ सॉलिड वेस्ट को काउंट कर रहे हैं। तो जो ड्रेन से वेस्ट जा रहा है, लिक्विड, सेमी सॉलिड भी जा रहा है, साथ में कुछ गैसेस भी इमिट हो रही हैं। तो हम तीनों टाइप के सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इमिट करते हैं और ये हर जगह से हो रही हैं। जैसे कमर्स इंडस्ट्रीज़ से भी हो रही है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है, फिशरीज़ से भी वेस्ट जनरेट होता है। तो बहुत सारे सोर्सेज़ हैं। कुछ सोर्सेज़ को मैंने यहाँ बताया गया है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें प्लास्टिक, ग्लास, जो वेस्ट ऑयल है वो, तो इंडस्ट्रीज से भी तीनों टाइप के सॉलिड लिक्विड गैसेस जनरेट होते हैं। कमर्शियल वेस्ट जैसे पेपर और प्लास्टिक, जो आज प्लास्टिक है ये तो एक बहुत बड़ा वेस्ट जिसको कि हम डिग्रेड भी नहीं कर सकते, तो एक बड़ी प्रॉब्लम इसने क्रिएट की हुई है। डोमेस्टिक वेस्ट में सारा वेजिटेबल पील वगैरह, एक्सक्रीटा, ये सब कुछ आ जाएगा। एग्रीकल्चर वेस्ट में मेन कैटल वेस्ट है, वीड है, हस्क वगैरह है। तो ये सारे वेस्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक हीप ऑफ गार्बेज बन जाते हैं। वेस्ट जो ह्यूज लेवल पे जनरेट हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, उसको हम कैसे हैंडल करें? एक तो हर एक को एजुकेट करके और अवेयरनेस क्रिएट करके कर सकते हैं। रेगुलेशन एंड नेगेटिव जो एक्सटर्नैलिटीज़ हैं, उनको करके भी हम वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से भी हम वेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान बना करके भी हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वेस्ट जनरेट हो सकता है, हो रहा है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने लेवल पे हम 5 आवर्स को अपनी लाइफ में उतार कर भी हम वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या-क्या बच्चों? रिफ्यूज़, जहाँ ज़रूरत नहीं हो उसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्सेज़ के यूटिलाइज़ेशन को रिड्यूस करके, जो चीज़ घर में एक बार आ गई है उसको बार-बार यूज़ करके भी हम जो गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम रिसाइकिल करें, अगर उनको वेस्ट के साथ ना फेंकें, तब भी हम जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जो किचन वेस्ट है उसको घर में ही कंपोस्ट बनाकर भी हम वेस्ट को काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट किए हैं, उनको उनकी ब्रेकिंग के बेसिस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से जिनकी ब्रेकिंग की जा सके। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चों? बैक्टीरिया और फंजाई। अगर हम इस वेस्ट को सॉइल में डंप कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद में फंजाई एंड बैक्टीरिया इनको यूजफुल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और कुछ ऐसे वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया और फंजाई की कोई एक्शन काम नहीं करती, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, ई वेस्ट है, न्यूक्लियर वेस्ट है। तो ये सारे आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और एक्चुअल में जो एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालते हैं वो भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होते हैं। Biodegradable waste. The waste that can be breaks by the action of microorganisms and earthworm is called biodegradable waste. अब इनके डिकम्पोजिशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? 2 टाइप से कर सकते हैं, कंपोस्टिंग बना के और वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में तो कुछ नहीं करना बच्चों, एक सिंपल सा कंपोस्ट पिट बनाना है, गड्ढा बना सकते हैं मिट्टी में भी या गमले में भी हम सॉइल लेके इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा पॉट लिया है और उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी और फिर उसमें आपने किचन वेस्ट डाल के ऊपर एक सॉइल की पतली लेयर डाल देनी है। आप क्या देखेंगे कि 15-20 दिन बाद में जो आपने सॉलिड वेस्ट डाला था उसमें, फ्रूट्स या वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पील्स डाले थे, वो एक बहुत ही यूजफुल मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग पिट बनाया जाता है और उसमें साथ में अर्थवॉर्म डाल दिए जाते हैं। अर्थवॉर्म उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को छोटे छोटे पीसेस में और यूजफुल मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं।
Second, we have non-biodegradable waste. The waste which cannot be break down by the action of microorganism is called non-biodegradable waste. और इसमें आते हैं चिल्ड्रन, ग्लास पीसेस है, प्लास्टिक है, ई वेस्ट है। ये ना तो अपने आप डिकम्पोज होते हैं, ना ही इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो अब इनके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें? इसके लिए बेस्ट मेथड रिसाइकलिंग है, क्योंकि इनको हम रीयूज भी नहीं कर सकते। तो जितना हो सके उन सब्सटेंसेस को रिसाइकल कर लेना चाहिए। दूसरी बात कि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पास करवा के उसके बाद ही इनको सॉयल में डंप करना चाहिए या वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। तो रिसाइकलिंग बेस्ट वे है। बाकी 5R को फॉलो करके भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।